हेलो एवरीवन। तो हम लोग फिर से आगे कंटिन्यू करते हैं, राइट, बाय इनऑर्गेनिक में। कल हमने बाय इनऑर्गेनिक में क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था डिफेंस मैकेनिज्म अगेंस्ट H2O2, राइट। ये हमने कल देखा था। उसमें से हमने ये देखा था कि नेचर जो है H2O2 से खुद को बचाने के लिए या बॉडी को या ऑर्गेनिज्म को बचाने के लिए नेचर क्या करता है? अलग अलग तरह के एंजाइम डेवलप करता है। तो हमने कल दो तरह के मेनली एंजाइम पढ़े थे। एक हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कैटलेज के बारे में और दूसरा पेरोक्सीडेज। मैं थोड़ा सा रिमाइंड करा देता हूं जो बच्चे नए आए हैं, राइट। ठीक। कैटलेज क्या था? ये क्या करता था? ये कन्वर्ट करता था H2O2 को H2O और ऑक्सीजन में। तो कुल मिला के हुआ क्या यहाँ से कि कैटलेज जो है वो टॉक्सिक या पोटेंशियली डेंजरस हाइड्रोजन पेरोक्साइड को कन्वर्ट करता है। गुड मॉर्निंग भैया। कन्वर्ट करता है यूजफुल केमिकल्स में। वाटर वो भी हमारे लिए यूजफुल है और डाइऑक्सीजन वो भी हमारे लिए यूजफुल है। ठीक। सेम काम पेरोक्सीडेज भी करता है, बस थोड़ा सा डिफरेंट। इसमें हमने क्या लिखा था कि ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट हो, ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट हो या फिर इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट हो, राइट, इसको ऑक्सीडाइज कर देता है। तो यहां अगर आप पेरोक्सीडेज यूज करोगे और साथ में H2O2 तो रहेगा ही, क्योंकि इसी को हमको हटाना है ना। तो क्या करता है? गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सभी को। तो क्या करता है ये H2O2 को इसमें क्या करेगा? ये इसको ऑक्सीडाइज कर देगा, राइट। तो यहां क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन ऑफ। अच्छा देखो, ऑक्सीडेशन का दो मतलब होता है, राइट। या तो आप ऑक्सीजन का ऐड कर दो या तो हाइड्रोजन को निकाल दो, दोनों का मतलब सेम है ना। अगर आपसे ऑक्सीडेशन पूछे तो ये जरूरी थोड़ी है कि ऑक्सीजन को इंसर्ट ही करो। ये भी तो हो सकता है कि सिस्टम से हाइड्रोजन को निकाल दो। तो ये ऑक्सीजन इंसर्ट नहीं करता, वो काम होता है ऑक्सीजनेज का। हम थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे उसके बारे में, ठीक। जिसमें हमारा साइटोक्रोम P450 आता है, जिसमें हमारा टायरोसिनेज आता है, राइट, जिसमें हमारा मीथेन मोनो ऑक्सीजनेज आता है, वो हम पढ़ेंगे बाद में। तो यहाँ भी ये क्या करता है कि जैसे हमारे पास ये अगर सबस्ट्रेट कोई है, H2O2 इसके साथ रिएक्शन करेगा, इसको कन्वर्ट कर देता है ए में और खुद कन्वर्ट हो जाता है वाटर में। तो ऐसी रिएक्शन होती है। देखो यहाँ पे क्या हुआ है, ये हमारे पास एक सबस्ट्रेट है, तो यहाँ पे हमारे पास पेरोक्सीडेज है, राइट। इसने क्या किया? इसके हाइड्रोजन को यहाँ से हटा दिया। तो कुल मिला के इसका क्या हुआ बताओ? हाइड्रोजन का हटना भी तो क्या होता है? ऑक्सीडेशन। और किसमें कन्वर्ट कर दिया? H2O2 फिर से किसमें कन्वर्ट हो गया? वाटर में। कल मैंने आपको एक चीज और सिखाया था कि कैटलेज पेरोक्सीडेज में जो एक्टिव मेटल सेंटर होता है वो क्या होता है? कल बताया था ना। कल हमने बताया था मॉर्निंग वाली क्लास में इसी समय पे कि कैटलेज और पेरोक्सीडेज में जो एक्टिव मेटल सेंटर होता है क्या होता है? वो क्या लिखते हो आप? एक्टिव मेटल सेंटर आयरन लिखते हो ना, राइट। क्यों ऐसा है इसको मैंने कल आपको समझाया था कि आयरन क्यों होता है ना। बताया था मैंने कि जब आप रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज देखते हो तो जो हमारी वैल्यूज H2O2 O2 कन्वर्जन में, H2O2 वाटर कन्वर्जन में, उसके बीच में आनी चाहिए। मतलब उससे ना तो ज्यादा होनी चाहिए ना कम होनी चाहिए। और उसके लिए सबसे सुटेबल मेटल हमारा कौन सा है? आयरन है। और आयरन के साथ एक और अच्छी बात देखो, हो सकता है कि और भी मेटल की रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू जिसमें आए, लेकिन मैं आपको पहले समझा चुका हूं। आप शुरुआत से पूरा लेक्चर देखिएगा तो पूरा बायोइनऑर्गेनिक कॉन्सेप्चुअल मैंने कोशिश की आपको समझाने की, आपको रटना नहीं पड़ेगा। मैंने आपको ये बताया कि कौन सा मेटल क्यों लेते हैं, यही मेटल क्यों लिया जा रहा है, दूसरा क्यों नहीं ले रहे हैं, राइट। तो उसमें मीडियम का फर्क पड़ता है कि बॉडी के अंदर कैसा मीडियम है, एक्वस मीडियम है, क्या वो मेटल कटायन एक्वस मीडियम में स्टेबल है कि नहीं है, राइट। सेकंड थिंग ये है कि चलो ठीक है, मान लो मेटल कटायन एक्वस मीडियम में स्टेबल हो गया, तो क्या वो मेटल कटायन नेचर में है कि नहीं। क्योंकि जिस समय डेवलपमेंट हुआ होगा उस समय तो नेचर ने ये देखा होगा ना कि जो इजीली एक्सेसिबल हो, और उसके बाद जो हमारे मीडियम, जो हमारी बॉडी के अंदर, जो हमारी बॉडी के अंदर एक्वस मीडियम है उसमें स्टेबल ऐसे कुछ किया होगा। तो सेम आपको ये चीज ध्यान रखनी है, जिससे आपको ये पता रहे ना कि यही मेटल क्यों है, ये वाला क्यों नहीं लिया गया, ये वाला क्यों नहीं लिया गया, तो आपको रटना नहीं पड़ेगा, राइट। ठीक। हाँ, मैंने आपको ये भी बताया था कि जनरली ऐसे मेटल लेते हैं जो क्या होते हैं? लेवाइल टाइप के। लेवाइल क्यों लेते हैं?
लेवाइल इसलिए लेते हैं क्योंकि जल्दी से जब एंजाइम से रिएक्शन हो तो अगर किसी भी सबस्ट्रेट से जुड़े तो उसको छोड़ भी दे, ऐसा नहीं कि उसके साथ बाइंड करके रखें उसके बाद सबस्ट्रेट को छोड़ ही नहीं रहे। तो ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक, चलो, तो आयरन हमने बताया था क्यों लिया था हमने, ठीक है। उसके बाद हमने मैकेनिज्म में बात की थी, मैंने कहा था कि जो कटलेज होता है, कल की क्लास का मैं जल्दी से रिमाइंड करा देता हूँ, जो कटलेज होता है उसमें आयरन यहाँ होगा, यहाँ पोरफायरिन होता है ऐसे, यहाँ वाटर लगा होता है और यहाँ क्या होता है, टायरोसिन का फिनोलेट रेजिड्यू। ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, लिगेंड का नाम पूछता है एग्जाम में। पेरोक्सिडेज में मैंने बोला था, पेरोक्सिडेज में क्या होता है, पेरोक्सिडेज में सेम वही सब कुछ ऐसे, यहाँ वाटर और यहाँ लेकिन क्या होता है, यहाँ होता है इमिडाजोल का हिस्टिडीन, सिंगल, ये एक बॉन्ड, ठीक है, डबल बॉन्ड है यहाँ पे ऐसे। ये हमारा ये हो गया। और आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, +3। स्पिन स्टेट क्या होती है, हाई स्पिन, राइट, दोनों के केस में हाई स्पिन होगा। एस की वैल्यू कितनी होती है, 5/2। ESR क्या होते हैं, दोनों के दोनों एक्टिव, ये कल पढ़ाया था ना मैंने। और मैंने आपको मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी और टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में ग्राफ भी बताया था कि अगर आपसे एग्जाम में ये पूछ ले कि कटलेज पेरोक्सिडेज की जो रेस्टिंग स्टेट है उसमें अगर मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी और टेम्परेचर के बीच का ग्राफ अगर होगा तो कैसा होगा, तो मैंने आपको बताया था पैरामेट्रिक होता है। तो जो ग्राफ पैरामेट्रिक सब्सटेंसेस के लिए होता है वैसा ही ग्राफ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, राइट। इसकी मैकेनिज्म हमने पढ़ ली थी, इसकी मैकेनिज्म बाकी थी, ठीक है। तो हम लोग आगे वहीं से कंटिन्यू करते हैं, ठीक है, चलो, राइट। तो अगर आपने कल की क्लास को देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो देख लेना आप, जिससे आपको आज की क्लास का आइडिया लग जाए, ठीक। चलो अब देखते हैं हम लोग। तो हमने देखा पेरोक्सिडेज हम लोग पढ़ते हैं, स्ट्रक्चर हमने पढ़ लिया था, एक्टिव साइट हमने पढ़ ली थी, राइट। बेसिक इन्फॉर्मेशन इसके बारे में हमारे पास थी। मैं फिर से लिख देता हूँ काम क्या करता है। ये हमारे पास ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट है, राइट। इसके साथ H2O2 रिएक्शन करेगा, यहाँ पे पेरोक्सिडेज होता है, ये किसमें कन्वर्ट करेगा इसको, ए और वाटर में। तो कुल मिला के क्या हुआ है, यहां से यहां जाने पर इसका हुआ है ऑक्सीडेशन, और इसका क्या हुआ है, रिडक्शन। इसने किया क्या है, जो हमारे पास ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है उसको यूजफुल केमिकल्स में कन्वर्ट कर दिया है। कितनी अच्छी रिएक्शन है ये, कि हमारे पास एक टॉक्सिक सब्सटेंस है और उसको इसने किस में कन्वर्ट किया, यूजफुल केमिकल्स में। मैंने आपको कल ये भी बताया था कि H2O2 हमारी बॉडी में कहां से आता है, कैसे आता है बताओ। H2O2 तो हम लोग खाते नहीं, H2O2 तो लेते नहीं हम लोग, तो हमारी बॉडी में कैसे आ गया। हम अगर ह्यूमन की ही बात करें तो हमारी बॉडी में H2O2 कैसे आ गया, बताओ जरा, अगर कल क्लास की होगे तो। बताया था मैंने, ये कहां से आता है, क्योंकि हम लोग क्या लेते हैं, ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन का मैंने बताया था, ऑक्सीजन का जब पार्शियल रिडक्शन होता है ना, पार्शियल रिडक्शन, तो क्या बनता है, H2O2। और दूसरा जो सुपर ऑक्साइड होता है, जब इसका डिसम्यूटेशन होता है, डिसम्यूटेशन मतलब डिस्प्रोपोर्शियोनेशन, तो भी क्या बनता है, तो भी बनता है पेरोक्साइड। तो देखो यहाँ पेरोक्साइड है, यहाँ पेरोक्साइड है, ये हम लोग ऐसे नॉर्मली नहीं लेते, ये हमारे पास जो हम लोग ऑक्सीजन ले रहे हैं ना उसकी वजह से आ रहा है। इसलिए मैंने कल, गुड मॉर्निंग भैया, इसीलिए मैंने कल एक चीज बताई थी कि जितने भी नेचर में ऑर्गेनिज्म है जो ऑक्सीजन को एक्सपोज है, जैसे हम हैं, प्लांट है, राइट, ये सब, मतलब जो भी ऑक्सीजन के इन्वायरमेंट में है उन सब में जो है मोस्टली उन सब में जो है पेरोक्सिडेज कैटलेज दोनों होता है। क्यों होता है, क्योंकि जहां पर डाइऑक्सीजन होगा वहां पर ये जनरेट होगा। कैसे जनरेट होगा, ऑक्सीजन के पार्शियल रिडक्शन से, और ये भी पार्शियल रिडक्शन से ये भी बनता है और फाइनली कन्वर्ट होता है किसमें, इसमें। ये दोनों के दोनों मतलब तो सेम है, ये टॉक्सिक है। अब इसको बॉडी से रिमूव करना है, इसको रिमूव करने के लिए भगवान ने, गॉड ने, नेचर ने हमको क्या दिया, बोला एक कैटलेज ले लो और क्या ले लो, पेरोक्सिडेज, जिससे आप इसकी टॉक्सिसिटी से बचे रहें। तो ये हमारे लिए क्या है, डिफेंस मैकेनिज्म है। ये हमको प्रोटेक्ट करता है पोटेंशियली डेंजरस ऑक्सीडाइजिंग हाइड्रोजन पेरोक्साइड से। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि कैटलेज पेरोक्सिडेज हम क्यों पढ़ रहे हैं, समझ में आया।
क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि ये हमारी बॉडी में जनरेट हुआ, अगर हमारी बॉडी में रहेगा तो ये साइड रिएक्शन इनिशिएट कर सकता है जो न्यूक्लिक एसिड को डैमेज कर सकता है, डीएनए को डैमेज कर सकता है, प्रोटीन को डैमेज कर सकता है, फैट को डैमेज कर सकता है। इसलिए इसको रिमूव करना या इसकी कंसंट्रेशन को कम रखना बहुत एसेंशियल है, और उसको मेंटेन करने के लिए नेचर ने दो एंजाइम डेवलप किए, कैटलेज और पेरोक्सीडेज। कैटलेज के बारे में हम लोग कल पढ़ चुके थे, पेरोक्सीडेज के बारे में हमने स्ट्रक्चर पढ़ लिया था, आज इसकी पढ़नी है हमको मैकेनिज्म। राइट, यहां तक बात क्लियर है? एक बार यस बोलो फिर मैं आगे चलूं। यहां तक समझ में आ रहा है? तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि कोई एंजाइम पढ़ रहे हो तो क्यों पढ़ रहे हो, उसके अंदर मेटल सेंटर है तो वही क्यों है। राइट, और उसके बाद वो जो काम कर रहा है, जो लोग वहां पे हैं वो क्यों आ गए वहां पे। ठीक, चलो अब देखो, तो अब हम लोग पढ़ते हैं पेरोक्सीडेज को, आगे कंटिन्यू करते हैं। तो यहां लिखते हैं हम लोग कैटालिटिक साइकिल कैटालिटिक साइकिल फॉर पेरोक्सीडेज। देखो, जैसे मैं कोई जल्दी नहीं दिखा रहा हूं पढ़ाने में, वैसे प्लीज आप जल्दी मत दिखाना। मेरा पर्पज ये है कि आप अगर पढ़ रहे हो ना तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन हो जाए, और साथ साथ में आपको समझ में भी आ जाए कि जो पढ़ रहे हो, जैसे रटना ना पड़े आपको बाइंड ऑर्गेनिक। ठीक है, अब देखो, लिखना मत, ध्यान से समझने की कोशिश करो बस। देखो, जब ये एक्टिव स्टेट में आएगा तो ये भी 5 कोऑर्डिनेट रहेगा, जैसे कौन सा था, कैटलेज था। और जब 5 कोऑर्डिनेट होगा तो यहाँ पर ये प्लेन के बाहर रहेगा, कल मैंने क्लास में आपको बताया था। ठीक है, ऐसे मतलब ये अगर हमारा पोरफायरिन का प्लेन है, क्योंकि हीम यूनिट होती है ना इसमें, ये अगर हमारा पोरफायरिन का प्लेन है तो हमारा आयरन इस प्लेन से ऊपर रहेगा, जैसे हीमोग्लोबिन में होता है, जैसे डीऑक्सी हीमोग्लोबिन में होता है, सेम उसी तरह से। और यहाँ पे जो लिगेंड लगा है वो कौन सा है, वो है हिस्टिडीन। राइट, हिस्टिडीन। वहां पे कौन सा लिगेंड लगा था कैटलेज में, बताओ जरा एक बार। कैटलेज में यहाँ पर कौन सा लिगेंड था, जब आप कैटलेज पढ़े थे तो यहाँ पे कौन सा लिगेंड था, बोलो। क्लास में बोला करो एटलीस्ट, ठीक है, अपने मन में बोलो, लेकिन एक बार बता दो, जिससे आपको ये तो लगेगा ना कि आप पढ़ रहे हो। यहाँ पे कौन सा लिगेंड था, अभी थोड़ी देर पीछे पहले बताया है। मैं फिर से कह रहा हूं, आप जो लिगेंड मेटल के साथ हमेशा के लिए बाउंड रहते हैं उनका नाम आपको पता होना चाहिए। ठीक है, मैं आपको आज बताऊंगा अभी कि ये लोग क्यों है यहाँ पे, इनका काम क्या है, ये क्या करते हैं। ठीक, चलो खैर, सबसे पहले क्या होता है, H2O2 रिएक्शन करेगा। राइट, कन्वर्ट हो जाएगा खुद किसमें, H2O में। और यहाँ क्या बनाते हैं ये लोग, यहाँ बनाते हैं एक रेडिकल कैटायन इंटरमीडिएट। ये इंटरमीडिएट बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट, क्योंकि ये 3 एंजाइम्स में बनता है। 3 मतलब 3 एंजाइम्स में, कैटलेज, पेरोक्सीडेज और साइटोक्रोम P450। इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिटेल में थोड़ा पढ़ेंगे कि इसको रेडिकल क्यों बोले, कैटायन क्यों बोले, बाकी को क्यों नहीं मान लिया। मैं आपको एक्सपेरिमेंटल डेटा इसका दिखाऊंगा। मैं फिर से कह रहा हूँ, एक्सपेरिमेंटल डेटा आपको रटना नहीं है, लेकिन आपको समझ में तो आना चाहिए कि इसी को क्यों लिखा गया, +5 ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों नहीं कर दी गई, कुछ और क्यों नहीं लिखा गया। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा ऑक्सीजन हो जाता है, और यहाँ पे क्या रहेगा, एन हिस्टिडीन। और मैंने आपको बताया था कि जब भी किसी भी सिस्टम से ऑक्सीजन जुड़ता है वो 2 ऑक्सीडेशन स्टेट से ऑक्सीडाइज होता है। जब भी किसी सिस्टम से ऑक्सीजन जुड़ता है वो 2 ऑक्सीडेशन स्टेट, उसकी ऑक्सीडेशन नंबर 2 यूनिट बढ़ जाती है। तो इससे जब ऑक्सीजन जुड़ेगा, तो ऑक्सीजन ही जुड़ा है ना, इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है 2 यूनिट बढ़नी चाहिए, लेकिन यहाँ तो ऐसा नहीं है। देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है वो सिर्फ 1 यूनिट बढ़ी है, मतलब आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर 1 यूनिट बढ़ा, ना कि 2 यूनिट। तो इसका मतलब फिर 1 कहां से इंक्रीज हुआ, 1 क्या हुआ है, इसका ऑक्सीडेशन। ध्यान से देखो, यहाँ पर जो पोरफायरिन रिंग हमारे पास है उसका एक इलेक्ट्रॉन निकला है। जब पोरफायरिन रिंग का एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो सिंपल सी बात, देखो यहाँ पे क्या आया, एक पॉजिटिव चार्ज आएगा, एक क्या आएगा, रेडिकल। भाई पाई बॉन्ड है ना इसमें, अगर पाई बॉन्ड से आप एक इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, एक इलेक्ट्रॉन बचेगा।
तो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया और साथ में क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, यही आएगा ना, राइट। अब ये हमारा क्या है, रेडिकल कैटायन इंटरमीडिएट, जो हमने कल पढ़ा था इसके बारे में, ठीक है। तो देखो ये हमारा है रेडिकल कैटायन इंटरमीडिएट, और ये हाईली ऑक्सीडाइजिंग पावर वाला सिस्टम है। क्यों है, क्योंकि आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट हाई है, पॉजिटिव चार्ज है सिस्टम पे। जिस भी सिस्टम पे पॉजिटिव चार्ज होगा उसकी ऑक्सीडेशन पावर ज्यादा, जिस भी सिस्टम में सेंट्रल मेटल एटम जो है हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा उसकी भी ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा, राइट। ये रेडिकल कैटायन इंटरमीडिएट है। कल मैंने इसकी कुछ प्रॉपर्टीज बताई थी, अगर आपको याद हो तो। क्या बताया था मैंने, कैसा कलर होता है इसका, ग्रीन कलर। क्यों होता है ये, ड्यू टू 1 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन ऑफ पोरफायरिन। ये मैं बार बार बोल रहा हूं, इसको ध्यान रखना, 1 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन ऑफ पोरफायरिन, ना कि पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन की वजह से, इसकी वजह से नहीं होता, राइट। और एक चीज मैंने बोला था, क्योंकि रेडिकल है तो क्या होगा, ये पैरामैग्नेटिक इन नेचर, पैरामैग्नेटिक इन नेचर, और पैरामैग्नेटिक इन नेचर है तो ये ESR एक्टिव भी होगा, ESR एक्टिव है, राइट। इतनी चीजें इसके बारे में ध्यान रखनी है। इस इंटरमीडिएट को ध्यान से देख लो, ये रेडिकल इंटरमीडिएट जिसमें आयरन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, गुड मॉर्निंग प्लस, जिसमें आयरन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और जो पोरफायरिन रिंग है वो सिंगल एक इलेक्ट्रॉन से ऑक्सीडाइज हुई है। ध्यान रखो आयरन +5 में नहीं गया, राइट। आयरन किस में गया है, 4 में। मैं आपको कल की क्लास में समझा भी रहा था, +5 में इसलिए नहीं गया क्योंकि आयरन या किसी भी सिस्टम की हाई ऑक्सीडेशन स्टेट तब अचीव होती है जब जो सब्स्टिट्यूएंट लगे हों वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव हो। यहाँ पर चलो ठीक है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेकिन क्या नाइट्रोजन वाले लोग इतने इलेक्ट्रोनेगेटिव है क्या, नहीं। हमेशा ध्यान रखो, जब भी किसी भी सिस्टम की हाई ऑक्सीडेशन स्टेट को स्टेबलाइज करना होता है तो कॉमनली 2 सब्स्टिट्यूएंट होने चाहिए, एक फ्लोरीन, दूसरा ऑक्सीजन, क्योंकि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव यही है, राइट। तो अगर ये दोनों नहीं है तो आपको हाई ऑक्सीडेशन स्टेट कॉमनली नहीं मिलेगी। तो सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला, जो एक इलेक्ट्रॉन निकला है कहाँ से निकला है, वो पोरफायरिन से। देख लो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन निकला है तो एक पॉजिटिव चार्ज और एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचेगा, तो यहाँ पर पॉजिटिव रेडिकल मैंने दोनों दिखाया है, इसलिए मैंने लिखा है रेडिकल कैटायन इंटरमीडिएट। और जो ग्रीन कलर है इसका क्यों है, ड्यू टू 1 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन ऑफ पोरफायरिन। ये ध्यान रखना, पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन की वजह से नहीं है, मैं लिख दे रहा हूं, ये पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन की वजह से नहीं है, ठीक है। जैसे जब आप ये पढ़ते हो ना, किसी भी सिस्टम में पोरफायरिन होता है तो उसका कलर आता है, वो बिकॉज क्यों आता है, पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन। लेकिन जो पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन की वजह से कलर आता है वो होता है पर्पल कलर का, या थोड़ा बहुत येलो, वो ग्रीन कलर नहीं होता, राइट। जो पाई टू पाई स्टार के बीच का गैप होता है वो पर्पल कलर को जनरेट करता है, ग्रीन कलर को नहीं। इसलिए यहाँ पे ध्यान रखना, ग्रीन कलर पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन की वजह से नहीं है। क्यों है, ड्यू टू सिंगल इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन ऑफ पोरफायरिन। वो कब हुआ है, जब ये यहाँ से यहाँ गया है तो, ठीक। ये सारा एक्टिव होगा, पैरामेग्नेटिक इन नेचर है, बाकी सारी चीजें। उसके बाद अब ये रिएक्शन किससे करेगा, देखो रिएक्शन में क्या हो रहा है यहाँ पर, इससे रिएक्शन कर रहा है ना सबस्ट्रेट से, तो देखो इससे रिएक्शन करेगा ये। देखो ये इंटरमीडिएट क्या करता है, ये AH2 से रिएक्शन करेगा। अब AH2 खुद कन्वर्ट हो जाता है AH रेडिकल प्लस H प्लस में, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इसका रेडिकल अब गायब हो गया यहां से, यहाँ डबल बॉन्ड हो गया, यहाँ N हिस्टिडीन, और यहाँ आयरन क्या हो गया, +4, ये बन गया। अब यहाँ पर जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, देखो हुआ क्या होगा, यही समझ लो आप, AH2 है ना, ये देखो इसको मान लेते हैं ऐसे कुछ टूटा होगा, AH रेडिकल प्लस H रेडिकल। अब हमारे पास एक यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ है, इसने अपना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर दिया, तो इसके पास कौन सा चार्ज आएगा, H प्लस। तो ये क्या हो गया, AH रेडिकल प्लस H प्लस, ये बनेगा ना। बताओ, अगर ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन दे दे तो AH रेडिकल प्लस H प्लस बन गया ना, और इसमें जब ये रेडिकल देगा तो रेडिकल लेगा कौन, ये वाला।
जब ये रेडिकल लेगा तो इसका अनपेड इलेक्ट्रॉन तो गायब हो गया ना, तो नॉर्मल हो जाएगा ना फिर ये। यस, जब ये अनपेड इलेक्ट्रॉन लेगा तो इस तरह कुछ हो जाएगा कि नहीं, इसका अनपेड इलेक्ट्रॉन तो गायब हो गया, तो पेयर हो गया, पॉजिटिव चार्ज भी खत्म हो गया इसका। ठीक है, अब उसके बाद फिर से रिएक्शन होती है, अगला AH2 यूनिट वो भी रिएक्शन करता है और वो कन्वर्ट होता है AH रेडिकल प्लस OH माइनस में, और ये पर्टिकुलर सिस्टम हमारा फाइनली किसमें कन्वर्ट हो जाता है, इसमें। तो देखो यहाँ पे हुआ क्या है पहली स्टेप में, देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या हुआ, ऑक्सीजन का ट्रांसफर, और जो ऑक्सीजन का ट्रांसफर होता है, मेरी बात ध्यान से सुनो, जो ऑक्सीजन का ट्रांसफर होता है, कहां से ऑक्सीजन गया है, H2O2 से, तो H2O2 से अगर ऑक्सीजन गया होगा तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड टूटा होगा कि नहीं भाई, H2O2 वाटर में कन्वर्ट हो गया और ऑक्सीजन चला गया आयरन के पास, तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक हुआ ना, ब्रेक हुआ होगा तभी तो ऑक्सीजन गया है। तो यहाँ पर क्या हुआ है, हेट्रोलिटिक क्लीवेज, ये एग्जाम में इतना डेप्थ में जा रहे हैं आजकल एग्जामिनर, ठीक है, ऑफ H2O2 पहली स्टेप में ये हुआ है, इसलिए ध्यान रखना इसे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सिंपल कुछ नहीं हुआ, रेडिकल का वो, और यहाँ नॉर्मली कन्वर्ट हो गया। यहाँ पे क्या हुआ, इसका ऑक्सीडेशन, राइट, किसने किया है, इस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ने इसका ऑक्सीडेशन किया है, तो ये हमारा प्रोडक्ट बन गया। तो कुल मिला के ओवरऑल हुआ क्या है, जो हमारा शुरुआत में था वो हमारा मेंटेन है, हमारे पास क्या हुआ, H2O2 हमारा वाटर में कन्वर्ट हुआ, और यहाँ देखो एक H प्लस ये है, एक OH माइनस ये, एक वाटर यहाँ से बन गया, और हमारे पास क्या बचा, एक H रेडिकल ये, एक H रेडिकल ये। तो देखो आगे मैं इसको अगर लिखूं तो मैं लिख सकता हूं कि हमारे पास दो AH रेडिकल बने हैं, यही बने ना। अब ये दोनों कंबाइन हो सकते हैं, क्या बना सकते हैं, AH AH, और या फिर दोनों कंबाइन होकर क्या बना सकते हैं, A प्लस AH2, राइट। तो कुल मिला के हमारी रिएक्शन में क्या हुआ है, हमारे पास 2AH2 था, देखो हमारे पास A बन गया है, और बाकी हमारे पास वाटर देखो कितने हैं यहाँ पे, एक वाटर यहां जनरेट हुआ है और एक वाटर यहां जनरेट हुआ है, इसको मिलाने से और इसको मिलाने से, राइट। कुल मिला के एक AH2, ध्यान से देखो हुआ क्या है यहाँ पर, हमने कितने H2 लिए, एक H2 यहां लिया, एक H2 यहां लिया, बना हमारे पास कितना है, हमारे पास एक H2 जनरेट हो गया, तो ओवरऑल हमारा कितना H2 रिएक्शन किया, 1। तो कुल मिला के हुआ क्या है, AH2 ने रिएक्शन किया किससे, H2O2 से, क्या बना यहाँ पर, A प्लस 2 वाटर, और यहाँ पर एंजाइम कौन सा है, ऑक्सीडेज, यही हुआ है ना पूरी रिएक्शन में भाई। एक H2 तो वापस आ गया ना आपका जो बना था, है ना, लिख लो जल्दी से इसको। तो इंटरमीडिएट के बारे में ध्यान रखना, जो भी एक तो इसमें एक इंटरमीडिएट और बना है जो रेडिकल नहीं है, ठीक है, उसको भी मैकेनिज्म में लिखते हैं। ये मैंने आपको स्ट्रक्चर से समझा दिया, कैटालिटिक साइकिल ऐसे चलती है, राइट। हेट्रोलिटिक क्लीवेज है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन है, यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन है, ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना, ठीक है। पहली स्टेप में क्या हुआ है, वाटर, और यहाँ से हमारा क्या है, यहाँ से वाटर निकला है और यहाँ पर ऑक्सीजन ऐड हुआ है, और इसके बारे में ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये 3 जगह पे आपको देखने को मिलेगा, साइटोक्रोम P450 में बनता है, कैटलेज में बनता है, और पेरोक्सिडेज में बनता है। इसे लिख लो, फिर आगे हम थोड़ा और बताते हैं इसके बारे में। इसे पढ़ो, जब आपको क्वेश्चन करवाऊंगा ना तो आपको पता चलेगा कि अब क्वेश्चन कैसे आता है, कहां से आता है, ठीक है। तो बहुत आराम से ध्यान से पढ़ लो, नहीं तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि एग्जाम में लैंग्वेज समझ में नहीं आती, वो क्या लिखा हुआ है वो तब तक आपको समझ में नहीं आएगा जब तक आप इसके बारे में कॉन्फिडेंट नहीं रहोगे, ठीक है। कॉन्फिडेंस इसलिए जरूरी है क्योंकि जब आपको 4 लाइन का क्वेश्चन देगा ना वो, तो आप डर के मारे क्वेश्चन नहीं पढ़ोगे, वो तभी पढ़ोगे ना जब आपको टॉपिक के बारे में आइडिया होगा, टॉपिक के बारे में आपने पढ़ा होगा। आपको खुद पे तो भरोसा होना चाहिए ना कि हाँ मैंने पढ़ा है, मैं कर लूंगा ये। जब आपने पढ़ा नहीं होगा डेप्थ में जाके, तो आप 4 लाइन देखोगे ना, 4 स्टेटमेंट वो बड़े बड़े लिख के दे देगा कि ये होमोलिटिक क्लीवेज है, हेटरोलिटिक क्लीवेज है, ऑक्सीडाइजिंग हो रहा है, ये हो रहा है, आप तुरंत ही छोड़ोगे, छोड़ दो, क्वेश्चन नहीं होगा। ऐसा होता नहीं है, इजी होता है वो, बट आपको टॉपिक के बारे में आइडिया होना चाहिए, ठीक है। इसलिए जब भी पढ़ाई किया करो बहुत स्लोली, आराम से पूरा टाइम देके पढ़ो, जिससे आपको टॉपिक समझ में आए, और सबसे जरूरी है कि आपको टॉपिक में कॉन्फिडेंस हो। अगर कॉन्फिडेंस है नहीं तो आप सब कुछ पढ़ लो, कुछ भी पढ़ लो,
आप एग्जाम टाइम पे जब बैठोगे ना वहां पे तो आपको सब गायब हो जाएगा, सब कुछ लगेगा बिल्कुल क्या चल रहा है भगवान जाने। इसलिए क्लास खत्म होने के बाद इत्मीनान से कम 2 बार कॉपी में लिखना इसको, ये सारे सब कुछ 2 बार कॉपी में लिखना, सोचना कि देखो ये ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, तभी एग्जाम में आपसे क्वेश्चन होगा। ठीक है, और बायो इनऑर्गेनिक से हर बार एग्जाम में कम से कम नेट में 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, राइट। 2 क्वेश्चन आते हैं 4 मार्क्स में, 1 क्वेश्चन आता है 2 मार्क्स में। तो जितना मैं पढ़ा रहा हूं अगर इतना पढ़ लोगे तो आपसे 10 नंबर आ जाएंगे आपके। ग्रीन कलर, हाँ ये देखो बेटा, ये नहीं नहीं, नहीं वो अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, वो ऐसे ही हो गया। ठीक है, सिर्फ ये वाला है, बस यही है इतना, ठीक, वो नहीं है, एक ही है। ठीक है, अब चलो आगे चलते हैं। अब इसी को अगर हम, अब देखो एग्जाम में जनरली आपको ऐसे लिख के नहीं देता, ठीक है, मतलब ऐसे आपको लिख के नहीं देगा, वो सिंपल ऐसे लिख के देता है, वो भी हम लिख लेते हैं। देखो हमारे पास क्या था, हमारे पास PFE3 था, इसकी रिएक्शन किससे हुई थी सबसे पहले, H2O2 से। तो एक हम ऐसे दिखा सकते हैं कि हमारे पास एक ये सिस्टम बना होगा H2O2 के साथ। फिर यहाँ पर ये हमारा कन्वर्ट किस में हुआ है, P, ध्यान से देखो इसको, P प्लस रेडिकल आयरन 4 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन, राइट। यहाँ रेडिकल, एक मिनट पूरा लिखा, P प्लस रेडिकल आयरन 4O प्लस H2O। और यहाँ पर बताओ क्या हुआ है, हेट्रोलिटिक क्लीवेज हुआ है ना, ये ध्यान रखना, मैं बार बार इसको लिख रहा हूँ। हेट्रोलिटिक क्लीवेज, मैं आपको समझाता हूँ भी कैसे हुआ है। हेट्रोलिटिक क्लीवेज ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। उसके बाद फिर क्या हुआ, जो हमारे पास ये सब्सटेंस है, ये हमारा रेडिकल कटायन इंटरमीडिएट है, ये क्या किया, P प्लस रेडिकल आयरन 4 ऑक्सीजन किससे रिएक्शन करता है, ये AH2 से, यही तो हुआ है। ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है, ये मतलब रेडिकल इसका गायब हो गया, अनपेड इलेक्ट्रॉन, ये कन्वर्ट हो गया AH रेडिकल प्लस H प्लस में। तो इसको आप 1 मान सकते हो, इसको आप 2 मान सकते हो, राइट। फिर जो हमारा पास 2 है वो फर्दर रिएक्शन करता है PFE4O, ये हमारे पास 2 है, फिर से रिएक्शन किससे करता है, AH2 से, क्या बनाता है, नॉर्मल हमारा फिर से वही PFE3 प्लस AH रेडिकल प्लस OH माइनस। अब हमारे पास AH बना है, इन दोनों को जोड़ते हैं हम, 2AH से क्या बन सकता है, ये AH बनेगा, या फिर 2AH से हमारा क्या बन सकता है, A प्लस AH2। तो देखो एक वाटर यहाँ पे रिलीज हुआ, एक वाटर इसके और इसके मिलने से रिलीज होगा, और साथ में A बन गया है ना। इसको लिख लो, ये पहली स्टेप है, ये दूसरी स्टेप है, ये तीसरी स्टेप है। उसी मैकेनिज्म को मैंने लैंग्वेज में लिखा, ठीक है, जो मैंने आपको स्ट्रक्चर समझाया था मैंने नॉर्मल तरीके से लिखा है। ऑक्सीडेशन स्टेट बिल्कुल मत भूलना, ध्यान से देख लो जितने भी यहाँ पर इंटरमीडिएट बने हैं, यहाँ पर आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट सिर्फ क्या है, या तो 3 है या तो 4 है, 5 नहीं है कहीं। ठीक है, मैं इसलिए बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि जब ऑक्सीजन जुड़ता है तो ऑक्सीडेशन नंबर 2 यूनिट से बढ़ता है, लेकिन यहाँ 2 यूनिट से नहीं बढ़ा, 1 से बढ़ा। 1 से किसका ऑक्सीडेशन हुआ है, पोरफायरिन का, उसी वजह से कलर कैसा आता है, ग्रीन। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखना आप। लिखो जल्दी से, लिखो, कर लो जल्दी से इसे, लिख के बोल देना हो गया, ठीक है। और आराम से नोट्स बना लो, इसके बियॉन्ड आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, इस एग्जाम में आपको मोस्टली सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। हो जाएगा तो बोल देना, ठीक है, मैं पानी पी लेता हूं। कोई एक लोग बोल देना। हो गया, ठीक है, चलो। ये बात हुई हमारी पेरोक्सिडेज की और कटलेज की। अब एक चीज हम पढ़ते हैं कि जो कटलेज पेरोक्सिडेज में हमारे पास 5th एक्सियल लिगेंड है, राइट। हमने पढ़ा था एक में क्या था, अपने मन में बैठा लो, चलो हमें मत बताओ, कटलेज में जो 5th एक्सियल लिगेंड था क्या था, वो
फिनोलेट ऑफ टायरोसिन, राइट। पेरोक्सिडेज में जो एक्सियल लिगेंड था पांचवा, वो कौन सा था? हिस्टिडीन ऑफ इमिडाजोल। उसका रोल क्या है वो देख लेते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। तो आपको देखो, रोल आपको जो पता चलेगा ना, तो लिगेंड आपको ज्यादा दिन याद रहेगा, है ना। अगर रोल आपको नहीं पता चलेगा तो लिगेंड आप भूल जाओगे जल्दी से। अगर आपको रोल पता रहेगा तो लिगेंड आपको याद रहेगा, इसलिए मैं रोल आपको पढ़ा रहा हूँ। यहाँ मैं लिखता हूँ रोल ऑफ एक्सियल लिगेंड्स इन कैटलेज एंड पेरोक्सिडेज। देखो क्या रोल है इनका, लिखना मत, बस समझने की कोशिश करो, ठीक है। याद हो जाएगा आपको आराम से। हमारे पास ये इंटरमीडिएट बना है, राइट। ये बना है ना इंटरमीडिएट। यहाँ रेडिकल कैटायन, आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है इसमें? +4। और दूसरा यहाँ पे इस वाले में क्या है? ये किसके लिए है? ये है कैटलेज के लिए। और पेरोक्सिडेज में यहाँ पर हिस्टिडीन हो जाता है। डबल बॉन्ड O, यहाँ पर N, NH, यहाँ पर रेडिकल कैटायन। यहाँ भी आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट 4। मुझे एक बात बताओ जरा आप, अगर किसी भी सिस्टम में कोई भी आपका इंटरमीडिएट बन रहा है और उसमें आपका सेंट्रल मेटल आयन हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है, अगर किसी भी सिस्टम पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा का मतलब क्या हुआ कि पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है ना। जब किसी सिस्टम पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है तो उसको स्टेबलाइज करने के लिए कैसे लिगेंड की जरूरत होती है? न्यूट्रल लिगेंड चाहिए या नेगेटिवली चार्ज्ड? अगर मैं आपसे बोलूं कि एक सिस्टम पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जा रहा है, तो अगर आप उसको स्टेबलाइज करना चाहते हो तो जो आप एटम जोड़ोगे उसके साथ, वो न्यूट्रल होना चाहिए या नेगेटिवली चार्ज होना चाहिए? किसी सिस्टम पे पॉजिटिव चार्ज अगर बढ़ता जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कैसे कर सकते हो आप? न्यूट्रलाइज करने का मतलब स्टेबल करना। कैसे करोगे आप वो एटम जोड़ोगे जो न्यूट्रल होगा या वो एटम जोड़ोगे जिसके पास नेगेटिव चार्ज होगा? सब लोग लिखो ना, बोलो। ये तो बेसिक्स ऑफ कॉन्सेप्ट है कि अगर किसी सिस्टम पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है तो आप ऐसा सिस्टम जोड़ोगे जिसपे क्या हो? नेगेटिव चार्ज, राइट। यहाँ पे देखो आयरन क्या है? +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में। आपको याद है मैंने लिखा था फिनोलेट, नॉट फिनॉल। आपको पता है ना कि अगर फिनॉल के साथ ऑक्सीजन आप ऐसे करोगे, उस पे कौन सा चार्ज होता है? ये टायरोसिन का पार्ट है, राइट। तो इस पे कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज। तो ये नेगेटिव चार्ज क्या कर रहा है? इस +4 ऑक्सीडेशन स्टेट को क्या कर रहा है? स्टेबलाइज। समझ रहे हो? तो इसका रोल क्या है? इसका जो फिनोलेट यूनिट, इसका रोल क्या है? वो इस हाई ऑक्सीडेशन स्टेट इंटरमीडिएट को क्या कर रहा है? स्टेबल कर रहा है। समझ में आ रहा है? और दूसरा, दो चीजें होनी चाहिए, एक तो नेगेटिव चार्ज होना चाहिए और दूसरा क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रोनेगेटिव। अच्छा, इलेक्ट्रोनेगेटिव क्यों? क्योंकि देखो, पॉजिटिव चार्ज अगर किसी भी सिस्टम पे कंसंट्रेटेड है तो जो आपका डोनर एटम होना चाहिए उसके पास नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, और नेगेटिव चार्ज भी कंसंट्रेटेड होना चाहिए। मान लो आपने बहुत बड़ा एटम ले लिया, तो नेगेटिव चार्ज आपको लगता है कि कंसंट्रेटेड होगा या एक जगह पे होगा? नहीं, वो कहीं थोड़ा यहाँ होगा, थोड़ा पूरी पूरी साइज में डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। तो अगर आप इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लेते हो तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की साइज क्या होती है? छोटी। इसलिए वहां पर नेगेटिव चार्ज भी क्या होगा? कंसंट्रेटेड होगा, राइट। जैसे हार्ड सॉफ्ट का कॉन्सेप्ट पढ़े हो आप? ये बताओ कि अगर, चलो मैं आपको थोड़ा सा और समझा देता हूँ। HSAB पढ़े हो आप? हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस कॉन्सेप्ट ऑफ पियर्सन। किसने किसने पढ़ा है? पढ़ा होगा ना, हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस। उसमें क्या लिखा है? अगर आपके पास हार्ड सिस्टम है, हार्ड एसिड है, हार्ड एसिड मतलब पॉजिटिवली चार्ज सिस्टम मेनली,
तो आपके पास जो बेस होना चाहिए वो भी क्या होना चाहिए, हार्ड। तो क्या बनेगा आपका, स्टेबल। और हार्ड बेस कौन होता है, जो जिसके पास नेगेटिव चार्ज हो, राइट, जिस जो क्या हो, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब देख लो, ये हार्ड एसिड तो है, हाई ऑक्सीडेशन स्टेट है, हार्ड एसिड है, हाई ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव हुआ, पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। नेगेटिव चार्ज हुआ, दूसरी कंडीशन। तो ये हार्ड बेस की तरह काम कर रहा है यहाँ पे, तो ये भी हार्ड, ये भी हार्ड, इसलिए ये क्या होता है, ये स्टेबल रहता है। इसका रोल क्या है, ये जो रेडिकल कटायन इंटरमीडिएट बन रहा है हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में, इसको स्टेबल करता है ये। समझ गए। अगर आप कोई और सिस्टम लेते हैं तो शायद इतना स्टेबल नहीं होता। कोई आप बड़ा डोनर एटम, कोई ऐसा एटम लेते हैं जिसके पास नेगेटिव चार्ज नहीं होता, कोई ऐसा एटम लेते हो जो न्यूट्रल होता, कोई ऐसा एटम लेते जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती, तो शायद वो इसको स्टेबल नहीं कर पाता। तो नेचर ने इसको क्यों सिलेक्ट किया, जिससे जो रेडिकल कंटायन इंटरमीडिएट बने वो स्टेबल रहे। समझ में आया इसका रोल क्या है, इसका रोल इस इंटरमीडिएट को स्टेबलाइज करने में है। क्लियर है बात। बताओ, अगर आप कोई न्यूट्रल एटम लेते तो क्या ये इसके पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर पाता, हाँ या ना। अगर कोई आप न्यूट्रल डोनर यहाँ पे लेते तो क्या इसके पॉजिटिव चार्ज को उतना न्यूट्रलाइज कर पाता, नहीं। अगर यहाँ पे आप लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव सिस्टम लेते तो क्या इसको उतना स्टेबलाइज कर पाता, नहीं, क्योंकि तब वो हार्ड नहीं होता वो। इसीलिए नेचर ने यहाँ पे कौन सा लिया है, टायरोसिन। तो याद रहेगा कटलेज में टायरोसिन क्यों है, इसलिए है जिससे रेडिकल कटायन इंटरमीडिएट क्या रहे, स्टेबल रहे। ये बात क्लियर हुई। इसमें देखो, इसमें आप ये बोल सकते हो यहाँ तो न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल आपको दिख रहा है, लेकिन देखो यहाँ पे क्या होता है, ये खुद को चेंज कर लेता है ऐसे। देखो कैसे, सेकंड वाले में देखो, पेरोक्सिडेज में भी सेम यही काम है। पेरोक्सिडेज में क्या होता है, देखो ये आपको ऐसे सिस्टम दिख रहा है कि यहाँ पर, यहाँ डबल बॉन्ड O है, यहाँ पर रेडिकल कटायन है, ये ऐसे है, ऐसे है। ठीक है, इस तरह से ये एक्चुअली सिस्टम क्या करता है, खुद को चेंज कर लेता है। देखो कैसे, यहां से ये हाइड्रोजन, ध्यान सुनो, ये हाइड्रोजन यहां से निकल जाता है। अगर हाइड्रोजन यहां से निकलेगा तो इस नाइट्रोजन पे कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज। तो क्या होगा, अब ये वाला नाइट्रोजन इससे जुड़ जाता है, ठीक है, एन, देखो जरा इधर, अब यहां पे हमारे पास क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज, राइट, ठीक है ना। और यहां हमारा ये हो जाएगा, यहां हम रख सकते हैं ये। देखा यहाँ पे क्या हुआ है, यहां से हाइड्रोजन हटने की वजह से यहां पर आ गया नेगेटिव चार्ज, इसको घुमा के यहां लगा दो, हमारा ये सिस्टम हो गया। अब ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, ये भी +4 ऑक्सीडेशन स्टेट को क्या करेगा, स्टेबलाइजेज द हाई ऑक्सीडेशन स्टेट। समझ में आया दोनों का रोल। ये लोग, एक के पास तो पहले से नेगेटिव है, एक दूसरा खुद को मॉडिफाई कर लेता है, मॉडिफाई करने की वजह से ये सिस्टम क्या होता है, स्टेबल। तो ये भी इस रेडिकल कटायन इंटरमीडिएट को स्टेबल कर रहा है, और जो ये वाला है ये भी क्या कर रहा है, रेडिकल कटायन इंटरमीडिएट को स्टेबल कर रहा है। तो पता चला कि रोल क्या है दोनों का, इन दोनों का रोल है हाई ऑक्सीडेशन स्टेट वाले रेडिकल कटायन इंटरमीडिएट को स्टेबलाइज करना। ठीक है ना, बताओ ये बात क्लियर है। तो आपको अब ध्यान रहना चाहिए कि कटलेज में कौन सा है, पेरोक्सिडेज में कौन सा है। अब मत भूलना, ये नाम पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। जैसे मैं कल की क्लास में भी बोल रहा था, मैं फिर से आपको बताता हूँ। एक बार एग्जाम में आया था कि साइटोक्रोम को P450 में जो एक्सियल लिगेंड है वो क्या है, तो आपको नाम तो पता होना चाहिए ना। क्लियर है। चलो यहाँ पे अब देखो एक चीज आगे,
अब इसमें एक चीज और इंपॉर्टेंट बचती है, जो मैंने आपको बताया था कि जो हेट्रोलिटिक क्लीवेज होता है वो कैसे होता है, उसको फेवर कौन करता है। क्योंकि देखो, आप खुद से सोचो, ये सिस्टम जो है, आपको लगता है इसमें हेट्रोलिटिक क्लीवेज होना चाहिए? जनरली हेट्रोलिटिक क्लीवेज कहाँ होता है? वहां होता है जहां पर एटम के बीच में क्या हो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हो ना। यस या नो बताओ। जहां दो एटम के बीच, दोनों एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, वहां पर कौन सा क्लीवेज फेवर होता है? होमोलिटिक। ये तो पढ़े होगे ना आप कॉमनली। जहां भी दो एटम है हमारे पास, और दोनों एटम की, जो दोनों बॉन्डेड एटम है, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर सेम है, तो वहां पे जनरली कौन सा क्लीवेज होता है? होमोलिटिक होता है कि नहीं? ये तो बेसिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, राइट। लेकिन यहाँ पर हेट्रोलिटिक क्लीवेज होता है, तो वो कैसे होता है वो देखते हैं हम, ठीक। यहाँ दोनों की इलेक्ट्रिक सेम है, लेकिन फिर भी क्या होता है, हेट्रोलिटिक क्लीवेज कैसे होता है। तो यहाँ मैं लिख देता हूं, हेट्रोलिटिक क्लीवेज ऑफ H2O2। और देखो, या इसी को ऐसे लिख सकते हो कि जो कैविटी साइट होती है, मेरी बात ध्यान सुनो, जहां पर आपका आयरन सेंटर बैठा हुआ है, चाहे वो कटलेज हो चाहे वो पेरोक्सिडेज हो, जहां पर आपका आयरन सेंटर बैठा हुआ, उसके आसपास प्रोटीन चेन होगी कि नहीं? अरे एंजाइम तो प्रोटीन होती है ना। तो हमने तो सिर्फ एक्टिव सेंटर की बात की है, जहां पर आयरन हमारा बैठा होगा उसके आसपास क्या होगा, प्रोटीन चेन। तो प्रोटीन चेन में क्या होता है, अमाइनो एसिड्स। अब अमाइनो एसिड्स आपका पॉजिटिवली चार्ज भी हो सकता है, नेगेटिवली चार्ज भी हो सकता है, राइट। ड्यूटेरायन का कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा, है ना। तो वो जो अमाइनो एसिड्स होते हैं, वो रोल प्ले करते हैं इसके हेट्रोलिटिक क्लीवेज में। तो हम सिंपल लिख सकते हैं, रोल ऑफ प्रोटीन ऑफ एक्टिव साइट्स, या ऐसे लिख सकते हैं, रोल ऑफ अमाइनो एसिड्स, या रोल ऑफ अमाइनो एसिड्स रेजिड्यू एट एक्टिव साइट इन डिकम्पोजिशन ऑफ, या इन हेट्रोलिटिक क्लीवेज ऑफ H2O2। तो ध्यान सुनो, ये अपने मन से नहीं होता है, अपने मन से ये हो भी नहीं सकता, क्योंकि जब दो सिस्टम के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं होता, तो जनरली वहां पर होमोलिटिक क्लीवेज होता है। हेट्रोलिटिक ऐसा नहीं होगा एक के पास नेगेटिव चार्ज हो जाए, एक के पास पॉजिटिव चार्ज हो जाए। तो रोल किसका है, ये जो एक्टिव साइट के आसपास अमाइनो एसिड रेजिड्यू होते हैं, उनका रोल है। वो कैसे है, ध्यान से देखो, देखो समझने की कोशिश करो, ठीक है। मैं बार बार क्यों हेट्रोलिटिक बोल रहा हूं, जिससे आपको ये याद हो जाए कि जो पहली स्टेप है वो हेट्रोलिटिक क्लीवेज है। इसलिए मैं ये सब चीजें आपको बताया जा रहा हूं, जैसे आपको ये एक चीज तो दिमाग में आपके आ जाए कि जो पहला एडिशन H2O2 का है वो हेट्रोलिटिक है। इससे आगे डेप्थ में एग्जामिनर नहीं जाना चाहिए, इसलिए मैं आपको पहला पॉइंट बार बार इसलिए बता रहा हूँ जैसे आपको याद हो जाए वो, ठीक है। इसलिए मैं इतने अंदर तक जा रहा हूँ इस टॉपिक के, कि आपको जो पहला स्टेप हो आपको पता तो हो जाए कि हाँ ठीक है, ये बार बार बोल रहे थे हेट्रोलिटिक होता है, हेट्रोलिटिक होता है, ठीक। और यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा हेट्रोलिटिक कैसे। देखो, ये पोरफायरिन है, यहां से समझो, ये नाइट्रोजन है पोरफायरिन का, और यहाँ आयरन है ऐसे, ठीक। आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, 3। देखो, ये कैविटी साइट है। अब यहाँ पे हमारे पास ये है H2O2। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे देखो, यहाँ पर इसके पास में यहाँ पर देखो हेट्रोलिटिक क्लीवेज हो कैसे रहा है। यहीं पर इसके पास में एक होता है हिस्टिडीन पार्ट, अमाइनो एसिड, कैविटी के पास में ही। ये क्या करता है, इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा तो बॉन्ड वीक होगा कि नहीं, ध्यान से देखो। ये जो जहां पर हमारा सेंटर बैठा हुआ है ना, उसके पास में जो हमारे पास अमाइनो एसिड की जो प्रोटीन चेन है, उसमें एक हमारे पास इमिडाजोल है, किसका है ये, हिस्टिडीन का।
ये क्या करता है, जो हमारा H2O2 में ऑक्सीजन हमारा जुड़ किससे रहा है, आयरन से, तो ये क्या करता है H2O2 में एक हाइड्रोजन तो एक हाइड्रोजन, इस वाले हाइड्रोजन के साथ क्या करता है, देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है कि नहीं, अरे नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, ऑक्सीजन है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा तो ये बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी घटेगी, आपको पता है ना, कोई सिस्टम जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है तो उसका बॉन्ड वीक होने लगता है ना, तो ये वाला बॉन्ड वीक होने लगेगा, अब ये बॉन्ड अगर वीक होगा तो इसको मैंने इसलिए डॉट से दिखाया है, ठीक। अब ध्यान से देखो कि समझो, ये बताओ मुझे, अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो ऑक्सीजन पे क्या होता है, ये इधर से भागेगा ना, ये भागेगा ना इधर से, ये भागेगा, अरे भाई ये हाइड्रोजन इधर से गायब होगा ना, यहीं पे बगल में एक चीज और होता है, आर्जिनिन का, आर्जिनिन अमीनो एसिड होता है, उस पे होता है पॉजिटिव चार्ज। अब देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, देखो ये आर्जिनिन जो है ऐसे, अब एक चीज समझने की कोशिश करो, ये बताओ जब यहां से हाइड्रोजन निकलेगा तो किस फॉर्म में निकलेगा, बताओ, ये हाइड्रोजन अगर इससे मैं बोलूं कि इस ऑक्सीजन से ये हाइड्रोजन निकल जा रहा है, तो ये हाइड्रोजन किस फॉर्म में निकलेगा, प्लस फॉर्म में निकलेगा या माइनस फॉर्म में निकलेगा, अगर आपसे मैं बोलूं कि भैया देखो ये है, मैं कह रहा हूं कि ये हाइड्रोजन यहां से जा रहा था, ये हाइड्रोजन किस फॉर्म में जाएगा, H प्लस या H माइनस, किस फॉर्म में जाएगा, इतना तो बता ही सकते हो, प्लस फॉर्म में जाएगा ना, अगर ये प्लस फॉर्म में जाएगा और हमें क्या बनाना है, यहां से वाटर बनाना है और ऑक्सीजन को भेजना है आयरन के पास, तो अगर ये प्लस फॉर्म में यहां से गया तो इससे जुड़ेगा, क्योंकि ये बॉन्ड तो ब्रेक हो रहा है, तो अगर इससे जुड़ेगा तो इस ऑक्सीजन के पास कौन सा चार्ज होना चाहिए, माइनस या प्लस, जब H प्लस यहां से निकलेगा तो इस वाली यूनिट से जुड़ेगा ना, तो इसके पास ऑक्सीजन पास कौन सा चार्ज होना चाहिए, H प्लस उस ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है जिसके पास नेगेटिव चार्ज हो, तो इस पे नेगेटिव चार्ज होना चाहिए कि नहीं, यस। तो होता क्या है, यहां पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है और यहां पर क्या होता है, पार्शियल पॉजिटिव, नेगेटिव क्यों हुआ, क्योंकि ये यहां से जाके जुड़ेगा, अब देखो ये नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये जब तक ये नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होगा, हेटेरोलिटिक आप बोल ही नहीं सकते, हेटेरोलिटिक में क्या होता है, एक फ्रेगमेंट के पास पॉजिटिव चार्ज आता है, एक फ्रेगमेंट के पास नेगेटिव चार्ज आता है, तो ये क्लीवेज कैसा क्लीवेज हुआ, अगर एक के पास माइनस चार्ज आ रहा है, एक के पास प्लस चार्ज आ रहा है, तो क्या बोलोगे इसे आप, ये होमोलिटिक है हेटेरोलिटिक है, अगर हमारे पास OH एक है और एक दूसरा OH है, इनके बीच में मैं एक को पॉजिटिव दे रहा हूं, एक को नेगेटिव दे रहा हूं, तो ऐसे क्लीवेज को क्या बोलते हो आप, हेटेरोलिटिक बोलते हो या होमोलिटिक बोलते हो, क्या बोलते हो आप, हेटेरोलिटिक ना, तो हेटेरोलिटिक हुआ ये, अब देखो इंपॉर्टेंट ये है कि ये हेटेरोलिटिक हो क्यों रहा है, देखो क्यों हो रहा है, यहां से जो ये सिस्टम जा रहा है इसको ये यहां से हाइड्रोजन निकाल रहा है, दूसरा इसका जो नेगेटिव चार्ज डेवलप हो रहा है उसको स्टेबलाइज कौन कर रहा है, ये पॉजिटिव, हमेशा ध्यान रखो ये ऐसे नहीं होता कभी, अब मैं आपसे बोल दूं कि मैं ऐसे कर दूं, मैं इसको पॉजिटिव इसको नेगेटिव कर दूं, इसको पॉजिटिव कर दूं, ऐसे कभी नहीं होता, क्यों, अरे दोनों की इलेक्ट्रोनिटी सेम है, आप ऐसे कैसे कर सकते हो कि इधर भेज दो या इधर भेज दो, ऐसे नहीं कर सकते ना, हम कब कर सकते हैं, जब इसका नेगेटिव चार्ज किसी पॉजिटिव से स्टेबलाइज हो जाए और ये किसी दूसरे सिस्टम से स्टेबलाइज हो जाए, ये तो तभी हो सकता है ना, जो चार्ज डेवलप हो रहा है वो क्या हो, स्टेबल, तभी तो ऐसा हो सकता है ना, अगर इस पे नेगेटिव चार्ज है तो इसे स्टेबलाइज होना चाहिए, तो इसका जो नेगेटिव चार्ज है कौन स्टेबलाइज कर रहा है, ये आर्जिनिन प्लस कर रहा है, तो ये जो यूनिट्स है ना ये फेवर कर रही है, हमेशा ध्यान रखो, जब दो सिस्टम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होती है तो वहां पर मोस्ट कॉमनली होमोलिटिक क्लीवेज होता है, अगर आपको हेटेरोलिटिक क्लीवेज कराना है तो जिस सिस्टम पे नेगेटिव चार्ज है उसको स्टेबलाइज करना चाहिए, जिस सिस्टम पे पॉजिटिव चार्ज है उसको भी स्टेबलाइज करना चाहिए, राइट, और इसका पॉजिटिव चार्ज कैसे स्टेबलाइज हो रहा है बताओ जरा, इसका पॉजिटिव चार्ज कैसे स्टेबलाइज हो रहा है, ध्यान से देखो यहां से, ये बताओ अगर हाइड्रोजन यहां से जाएगा तो कौन सा चार्ज आएगा इसके पास, पॉजिटिव, अगर हाइड्रोजन पे पॉजिटिव आएगा तो ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव, तो इसका जो पॉजिटिव चार्ज है जब हाइड्रोजन इधर की तरफ जाता है ना तो जो नेगेटिव चार्ज इसका आता है वो इसके पॉजिटिव को स्टेबलाइज कर रहा है, समझ गए ना, इसके नेगेटिव को ये स्टेबलाइज कर रहा है पॉजिटिव वाला, और इसके पॉजिटिव को कौन स्टेबलाइज कर रहा है, जब ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा तो यहां से H प्लस भागेगा ये इसकी तरफ, जब H प्लस जाएगा तो इसके पास क्या आएगा, नेगेटिव, तो इसके पास जो नेगेटिव डेवलप होगा किसकी वजह से, इसकी वजह से, वो नेगेटिव और ये पॉजिटिव एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसल,
तो ये भी स्टेबल हो गया, ये भी स्टेबल हो गया। जब दोनों के दोनों स्टेबल हो गए तो ऐसे केसेस में हेटेरोलिटिक क्लीवेज हो सकता है, नहीं तो H2O2 का हेटेरोलिटिक क्लीवेज नहीं होता। अब एग्जाम में आज पहली बार जब देखोगे ना तो आपको क्या लगेगा, OH OH है, नॉर्मल बॉन्ड है, आपको तो नॉर्मल लगेगा बिल्कुल कि O बॉन्ड है। क्या होगा, सिंपल हेटेरोलिटिक क्लीवेज नहीं कराओगे, आप क्या करा दोगे, होमोलिटिक, लेकिन होमोलिटिक नहीं होता है। मैंने आपको पहले भी बताया और यहां से समझ लो आप। फिर से मैं एक बार समझाता हूं, ध्यान से सुनो। एक के पास नेगेटिव आया, एक के पास पॉजिटिव आया, क्योंकि हेटेरोलिटिक क्लीवेज है। फेवर कैसे हो रहा है, इसके नेगेटिव चार्ज को जो साइड में आर्जिनिन प्लस रेजिड्यू है वो स्टेबल कर रहा है, और इसके पॉजिटिव चार्ज को ये स्टेबलाइज कर रहा है। कैसे, ये यहां से हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, हाइड्रोजन पे आएगा पार्शियल पॉजिटिव, इस पे आएगा पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव क्या होगा, कैंसिल आउट, तो ये भी स्टेबल, ये भी स्टेबल। इसीलिए हेटेरोलिटिक क्लीवेज यहां पर फेवर है, नहीं तो नहीं होता। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मेरा नाम बेटा लिखा है, जब आप क्लास, इससे पहले की क्लास देखोगे ना, मेरा नाम लिखा है उसमें, राइट? या इसका नाम पूछ रहे हो इसमें, ये जो पढ़ा रहा हूं अमलन दास, ये मैं जो पढ़ा रहा हूं इसका नाम पूछ रहे हो, मेरा नाम पूछ रहे हो? मेरा नाम भैया लिखा हुआ है, अगर इसमें कुछ पूछना है तो आप बताओ। ये बताओ, ये समझ में आ रहा है सबको? हेटेरोलिटिक क्लीवेज क्यों फेवर है? बिकॉज जो अमाइनो एसिड्स हैं वो इसके हेटेरोलिटिक क्लीवेज को फेवर कर रही हैं। और प्लीज क्लास में जब आया करो ना, बिल्कुल थोड़ा देर ध्यान लगा के, बिल्कुल दिमाग खोल के आया करो, ठीक है? क्योंकि जब कॉन्सेप्ट आप पढ़ोगे ना तो थोड़ा बहुत आपको सोचने की, सोचना एक दो क्लास में आप करोगे ना तो आप खुद, आपका माइंड काम करने लगेगा, दूर तक सोचने लगेगा वो, ठीक है? ये समझ में आया कैसे हुआ? यहाँ आर्जिनिन प्लस इसको स्टेबलाइज कर रहा है और यहाँ ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग करके स्टेबलाइज कर रहा है, तभी हेटेरोलिटिक क्लीवेज हुआ, नहीं होता नहीं है। बताओ, मेरी इस बात से सहमत हो आप लोग? देखो सहमत आपको होना चाहिए, क्योंकि होता ही ऐसे है, ठीक है? बताओ, इतनी बात समझ में आई? क्लियर है इतनी बात सबको? ठीक है, अब देखो ये आगे फिर कन्वर्ट किस में होता है, यहीं पे मैं आपको समझा देता हूँ इसको रफ करके, ठीक है? ये तो आप समझ ही लिए होगे। ये फाइनली कन्वर्ट किस में होगा, देखो यहाँ पर ये कन्वर्ट हो जाता है हमारा एन आयरन, यहाँ 4 आयरन, यहाँ पर ये प्लस, देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये OH और ये हाइड्रोजन, ये दोनों जुड़ जाएंगे तो क्या बन जाएगा, वाटर। यहाँ पे वाटर हो गया, ARG प्लस आपका अलग हो गया, और आपके पास ये नॉर्मल फिर से वही हिस्टिडीन, ये फिर से रेडी हो गया कि अगली बार कोई आएगा तो उसको भी हम लोग ऐसे बदल देंगे। और यहाँ पर ये क्या है, ये बना हमारा रेडिकल कटायन इंटरमीडिएट। देखो ये क्या बन गया हमारा, रेडिकल कटायन इंटरमीडिएट। समझ गए? यही तो बन रहा था, पहली स्टेप में यही हो रहा था ना, राइट? तुम्हारा बन गया रेडिकल कटायन इंटरमीडिएट। कलर ग्रीन, पैरामीटर सब कुछ आपको बता चुका हूं, तो ध्यान रखना पहली स्टेप में क्या है, हेटेरोलिटिक क्लीवेज कौन फेवर कर रहा है, ये और ये। तो इसको लैंग्वेज में भी आप लिख सकते हो, आप खुद से लिख लेना कि हेटेरोलिटिक क्लीवेज में जो हेटेरोलिटिक फेवर कौन करता है, जो अमाइनो एसिड रेजिड्यू होते हैं उनमें एक जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर लेता है, हिस्टिडीन वाला पार्ट। आर्जिनिन वाला पार्ट क्या करता है, जो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है उसको स्टेबलाइज कर देता है। क्योंकि ये लोग पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो ऑक्सीजन पे डेवलप होते हैं उनको स्टेबलाइज कर दे रहे हैं, इसीलिए हेटेरोलिटिक क्लीवेज हो रहा है। अगर ऐसा कुछ नहीं होता तो हेटेरोलिटिक क्लीवेज नहीं होता शायद। तो अगर ये अमाइनो एसिड्स यहाँ पर ऐसे नहीं अरेंज होते तो फिर ऐसा नहीं होता। नॉर्मल कंडीशन में मैं आपको, अगर आप नॉर्मली रिएक्शन कराओगे ना तो हो सकता है आपको इस तरह की रिएक्शन देखने को ना मिले, लेकिन नेचर ने ऐसे डेवलप किया है कि यहाँ पर हेटेरोलिटिक क्लीवेज फेवर होता है। और हेटेरोलिटिक क्लीवेज से बनता क्या है हमारा, क्या बना है हमारा, ये रेडिकल कटायन इंटरमीडिएट, पैरामैग्नेटिक है, ग्रीन कलर है। मैं बार बार ग्रीन कलर बोल रहा हूँ, ग्रीन कलर क्यों आता है, बिकॉज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन ऑफ व्हाट, 1 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन ऑफ व्हाट, पोरफायरिन, ना कि पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन, ठीक है? चलो, तो ये बात खत्म होती है किसकी, कैटलेज और पेरोक्सिडेज की। तो इतना इसके बारे में आपको पढ़ना है, सारी मैकेनिज्म ध्यान रख लेना, स्टेप में क्या क्या बनता है वो ध्यान रख लेना, ठीक है? और देखो इससे आप एक चीज मैं आपको नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगा कि जो हम यहाँ पर कर रहे हैं इसी चीज को हम लोग सिंथेटिक एप्लीकेशन, मतलब जो आर्टिफिशियल, ये तो नेचर ने बनाया है, हमारी बॉडी के अंदर है,
या प्लांट के अंदर है, लेकिन इसी चीज को हम लोग मिमिक करके, इसी चीज को हम लोग कॉपी करके बाहर भी ये काम कर सकते हैं। जैसे मान लो अगर हम ऐसा कुछ बना लें, ऐसा कुछ सिस्टम बना लें, ऐसा ध्यान से देखो, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना। आपको पता है क्लोरीन हो, क्लोरीन का काम क्या क्या होता है ना, क्लोरीन वाटर, क्लोरीन पिल्स, ये सब यूज करते हैं ना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह, ये तो पढ़े होंगे ना। जो क्लोरीन है उसको हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह यूज करते हैं कि नहीं, लेकिन आपको पता क्लोरीन के साइड इफेक्ट भी हैं, बैड इफेक्ट भी हैं उसके। हमें जब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जरूरत होती है, आप थोड़ा सा जाके गूगल करना, ठीक है, पढ़ना, क्लोरीन का कॉमनली यूज किया जाता है किसमें, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह, राइट। लेकिन क्लोरीन के साथ प्रॉब्लम ये है कि क्लोरीन टॉक्सिक इफेक्ट भी शो करता है। तो अगर हमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जरूरत है तो क्लोरीन हमारे लिए उतना सुटेबल नहीं है, तो हमें एक अल्टरनेटिव चीज चाहिए होती। इसको देखो जरा, ये भी तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ये इतना टॉक्सिक भी नहीं है। टॉक्सिक क्यों नहीं है, क्योंकि आयरन थोड़ी निकल के भाग जाएगा यहाँ से, क्यों नहीं जा सकता, पोरफायरिन लगा हुआ, कॉम्प्लेक्स हाईली स्टेबल है ये। तो अगर हम क्लोरीन की जगह पे इसको यूज कर लें तो जो काम क्लोरीन कर रहा है वो काम ये करेगा कि नहीं। अरे ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि नहीं। अरे साइंस में थोड़ा एप्लीकेशन पे भी जाओ, सिर्फ किताबों में मत घुसा रहा करो, बस जो लिखा है वही पढ़ लेना हमें। इसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह, जैसे जो जो काम क्लोरीन करता है वो ये काम ये भी कर सकता है ना, इसको हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह यूज कर सकते हैं कि नहीं। तो हम क्लोरीन को रिप्लेस कर सकते हैं धीरे धीरे, अगर हमारे पास इसके बारे में और बेहतर रिसर्च हो जाए तो। हालांकि कुछ लोगों ने किया है, अच्छा काम किया है इस पे। तो अगर हमारे पास ये चीजें प्रॉपर तरीके से अवेलेबल हो जाएं तो हम क्लोरीन को रिप्लेस कर सकते हैं और उसके टॉक्सिक इफेक्ट से भी बच सकते हैं। और एक खास बात, ये सिर्फ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम नहीं करता, ये जो H2O2 है उसको भी तो खत्म कर रहा है। सेकंड रिएक्शन में क्या देखे थे आप, H2O2 को कन्वर्ट कर दे रहा था किसमें, एक हमारे पास ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट था, देखो क्या किया था इसने, इधर देखो क्या किया था, हमारे पास एक सबस्ट्रेट है, देखो इसने क्या किया, इधर देखो, इस AH2 को इसमें किसने कन्वर्ट कर दिया, ए में कन्वर्ट कर दिया, है ना। फाइनली यहां पर, यहां देखते हैं, देखो ये हमारा इंटरमीडिएट, इसने फाइनली जो है, जो हमारे पास AH2 था उसको किसमें कन्वर्ट कर दिया था, ए में, और AH2O के साथ में क्या बन गया, वाटर। मतलब ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को भी ब्रेक कर देगा कि नहीं। या ऐसे बोल सकते हो कि ये क्या कर सकता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर सकता है। दूसरा, कोई ऐसा हमारे पास सबस्ट्रेट है उसको यूजफुल केमिकल में भी बदल सकता है। तो दोनों फायदे हैं इससे, एक तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा जो क्लोरीन को रिप्लेस कर सकता है, जो कि टॉक्सिक इफेक्ट शो करती है। दूसरा, ये किसी सिस्टम को जो कि हमें उसको यूजफुल केमिकल में बदलना है उसमें भी कन्वर्ट कर सकता है। तो टॉक्सिसिटी से बच गए, यूजफुल काम भी हमारा बन गया। ये क्लोरीन से बढ़िया हुआ कि नहीं। तो नेचर को देख के हम ये चीजें सोच सकते हैं, इवन इस पे काम भी लोगों ने किया है। और इस तरह भी, इस तरह आगे देखना आप, आने वाले समय में देखना आप, क्लोरीन टेक्नोलॉजी जो है रिप्लेस हो जाएगी अगर ये प्रॉपर तरीके से चीजें हो गई तो, ठीक है ना। तो आज की क्लास के बाद हम कल से क्या पढ़ेंगे, कल हम सेम यही टाइम पे हम पढ़ेंगे ऑक्सीजनेज क्या होता है, राइट। ऑक्सीजनेज थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ, ऑक्सीजनेज का मतलब ऐसे एंजाइम्स जो किसी भी सिस्टम में ऑक्सीजन को इंसर्ट करते हो। अब ऑक्सीजन, सिंगल ऑक्सीजन डाल दे सकते हैं, देखो यहाँ पर क्या था, ऑक्सीजन का इंसर्शन नहीं हो रहा था प्रोडक्ट में, यहाँ पर AH2A में कन्वर्ट हुआ था, ना कि AOH में कन्वर्ट हुआ था। इनमें क्या होगा, अगर AH होगा तो किसमें कन्वर्ट होगा वो, अगर AH हुआ तो ये लोग किसमें कन्वर्ट करेंगे, AOH में करते हैं, ठीक है। ऑक्सीजनेशन का मतलब होता है इनकॉर्पोरेशन ऑफ ऑक्सीजन इन सबस्ट्रेट। अब ऑक्सीजन में क्या, दो, डाई ऑक्सीजन में कितनी ऑक्सीजन होती है, O2 में कितने एटम है ऑक्सीजन के, दो। अब हो सकता है कि आपका जो एंजाइम हो एक ऑक्सीजन इंसर्ट करे, तो जो एंजाइम एक ऑक्सीजन इंसर्ट करता है उसको बोलते हैं मोनो ऑक्सीजनेज। और इसका सबसे कॉमन एग्जांपल कौन सा है, साइटोक्रोम P450, जो बहुत कॉमन एग्जाम में पूछा जाता है। जब दोनों ऑक्सीजन इंसर्ट कर दे, हो सकता है दोनों कर दे, उसको क्या बोलते हैं हम, डाई ऑक्सीजनेज, राइट। तो हम लोग इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, डाइऑक्सीजनेज क्या होता है, मोनोऑक्सीजनेज क्या होता है, ठीक है। मेनली हमें मोनोऑक्सीजनेज के बारे में पढ़ना है, उनमें से साइटोक्रोम P450 में। हालांकि इसमें मीथेन मोनोऑक्सीजनेज होता है, साइटोक्रोम P450 हमारा है ही है, टायरोसिनेज है। तो हम लोग
कोशिश करेंगे कि मेनली हमें इसको पढ़ना है। थोड़ा सा हम टायरोसिनेज के बारे में आपको बता दूंगा, थोड़ा सा मीथेन मोनोऑक्सीडेज के बारे में, उनकी एक्टिविटी थोड़ा जान लेना, डेप्थ में हमके इसके जाना है बस, उनका फंक्शन जान लेना, मेटल सेंटर क्या होता है, ऑक्सीडेशन मैकेनिज्म की जरूरत नहीं है इसमें, लेकिन सब कुछ हम लोग पढ़ेंगे। और ध्यान से देखना, अभी तक हमने जो रेडिकल कैटायन इंटरमीडिएट देखा है, देखा ना कि आयरन 4 में है, पोरफायरिन 1 रिंग से ऑक्सीडाइज है, उसी तरह का रेडिकल कैटायन इंटरमीडिएट इसमें भी बनेगा। फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये रेडिकल कैटायन इंटरमीडिएट जो बना है, हमें कैसे पता चला कि यही वाला है, मतलब वो कैटायन ही है। मेन ग्रुप पढ़ाएंगे भैया, पहले इसे पढ़ लो। शाम की क्लास में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, शाम की क्लास हम लोग पढ़े रिएक्शन मैकेनिज्म इन कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस, तो उसको कंप्लीट करा दूं पहले, ठीक है? उसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम शुरू करेंगे। ठीक सजाद, राइट? ठीक है, तो अब कल की क्लास में 8 बजे फिर से हम लोग मिलते हैं, फिर हम पढ़ेंगे ऑक्सीजनेज, और शाम की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे रिएक्शन मैकेनिज्म इन कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस, जहां पर हमने भी कल हमने पढ़ा था थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी के बारे में। आज हम पढ़ेंगे कि थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी में जो स्टेप वाइज फॉर्मेशन कांस्टेंट होता है, उसका ट्रेंड कैसे बदलता है, कहाँ ज्यादा हो जाता है, कहाँ कम हो जाता है, क्यों ऐसा होता है, ये सब पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास को यही पेंड करते हैं, शाम को फिर से मिलते हैं हम लोग 8 PM पे, राइट? तो डेली होगी क्लास, सुबह 8 बजे और शाम को 8 बजे। ठीक है, शाम में कोऑर्डिनेशन पढ़ेंगे, सुबह बायोइनऑर्गेनिक, ये कंप्लीट हो जाएगा तो कोई और टॉपिक देखा जाएगा। ठीक है, ठीक है, फिर थैंक यू, टेक केयर। ओके, टेक केयर, टेक केयर।